राहुल की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी अगला कदम क्या उठाएंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है इस सवाल का जवाब जानने के लिए। और राहुल गांधी की यात्रा से क्या इतना बड़ा प्रभाव या इतना बड़ा असर पड़ा है कि कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या वोटों में तब्दील होगी वो भीड़ जो राहुल गांधी के साथ आपको चलती दिखाई दी थी, जिसको राहुल गांधी जनता का, लोगों का सैलाब या लोगों की नदी कहते रहे हर जगह पर, क्या वो नदी वोटों में तब्दील होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पर रामचंद्र गुहा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी है, काफ़ी चर्चा में आ गई है, इतिहासकार भी हैं रामचंद्र गुहा। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और इन बातों को सुनने के बाद में एक एनालिसिस सामने आती है कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ा है या कांग्रेस के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी। कुछ सवाल खड़े किए हैं उन्होंने, वो सवाल क्या हैं और क्या उनकी एनालिसिस कहती है वो तो आपके सामने रखेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, राहुल गांधी के साथ चलने वाली जनता क्या वोटों में तब्दील होगी, इन सवालों के भी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रामचंद्र गुहा ने कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को बचाने के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी बनना होगा, यानी कांग्रेस को कॉम्पिटिटर के तौर पर सामने आना पड़ेगा, उतनी ताकत के साथ सामने खड़ा होना पड़ेगा जितनी ताकत में बीजेपी दिखाई दे रही है। सिर्फ अपने आप को बचाना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ताकतवर अपोनेंट के तौर पर सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए, इन दो चीज़ों में बड़ा फर्क है। ये समझने जैसी बात है कि आप किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तो हर पार्टी लड़ रही है किसी ने, लेकिन आप इतने मजबूत अपोनेंट हैं कि आपको इस पार्टी के खिलाफ वोट करने वाला या इस पार्टी के खिलाफ जाने वाला सबसे ताकतवर मानता हो। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण है समाजवादी पार्टी की स्थिति 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान। आप देखिए, समाजवादी पार्टी उससे पहले उतनी ताकतवर नहीं लग रही थी, अंदरूनी उठापटक से जूझ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के पीछे मुस्लिम, यादव, ये सारा वोट बैंक लामबंद हुआ तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। यही बात जो है ये मायावती के साथ नहीं हो पाई और बाद में उन्होंने कहा भी कि मुस्लिम मतदाताओं को दलितों के साथ में मिलकर एक नया समीकरण बनाना चाहिए था। और हाल के दिनों में अगर आप राजनीति को देखें तो इसी दलित समाज को, पिछड़े समाज को साथ में जोड़ने के प्रयास जो है वो हर राजनीतिक दल करता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी चाहे वो अब मानस का मुद्दा उठाती हो या फिर मायावती उनके ऊपर कड़े हमले करती हो, ये राजनीति अब देखने को मिल रही है। और इस राजनीति से बहुत स्पष्ट है कि एक मजबूत अपोनेंट बनाने का मतलब क्या होता है, किन मुद्दों। और ऐसा नहीं है कि यही दो पार्टी, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां वोटों के समीकरण साधने को लेकर आगे बढ़ती हैं। कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी रही, कोई आज की पार्टी नहीं। और ऐसा नहीं कि रणनीतियां बनाने में कम माहिर है कांग्रेस, पूरी तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस ने ही सिखाया है। सबसे पुरानी पार्टी भी है, सारे पुराने नेता भी रहे हैं और बहुत लंबे समय तक राज भी किया। लेकिन आज वो स्थिति जरा कमज़ोर दिखाई पड़ती, ना तो वो नेता रहे हैं, अब नई पीढ़ी है, और दूसरा एक के बाद एक जब बीजेपी मजबूत होना शुरू हुई है तो उसके कंपैरिजन में कांग्रेस का कमज़ोर होना और क्षत्रपों का फिर मजबूत होते चले जाना। अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ये राजनीतिक दल अपनी राज्य की राजनीति तो कर लेते हैं, केंद्र की राजनीति में बीजेपी को नहीं हिला पाते। तो इसके लिए कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी बनना होगा, ये गुहा जी कह रहे हैं। देश में अगले साल 2024 में लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। उससे पहले इसी साल 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को निकाल भी चुकी है। अब देखिए, पहला चरण कांग्रेस ने पहला, दूसरा, तीसरा चरण सोचा नहीं होगा जब यात्रा निकाली थी, लेकिन यात्रा जब निकली और उसके बाद में पहले तो दक्षिण के राज्यों में आपने देखा राहुल गांधी की बॉडी। अगर आपको कभी देखना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको मेरी भी कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, आपको राहुल गांधी के अपने पेज पर कई चीज़ें मिल जाएंगी। आप देखिएगा, फर्क देखिएगा। राहुल गांधी रामलीला मैदान में जब भाषण दे रहे थे, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली कर रहे थे, मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करता कि आप राहुल गांधी के पुराने वीडियोस निकालें। यात्रा के शुरुआत में की गई ये रैली निकाली है, उसके बाद में यात्रा के शुरुआती दिनों में राहुल गांधी को देखिए और बाद में राहुल गांधी को देखिए। 150 दिन से कुछ ज़्यादा दिनों की यात्रा रही है, 3 साढ़े 3 महीने का हिसाब किताब है टोटल। लेकिन ये 3 साढ़े 3 महीने और 3,500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी को कितना परिवर्तित कर गई है, इसका फर्क आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेगा जब आप कंपेयर करेंगे कि राहुल गांधी कैसे बदलते चले गए। अब राहुल गांधी में आया ये, और ये सकारात्मक बदलाव है कांग्रेस और राहुल गांधी के लिहाज से। इस एग्रेशन की, प्रतिस्पर्धी बनने के लिए इस ताकत की जरूरत है कांग्रेस को, जो राहुल गांधी ने अभी तक दिखाई।
तो कुल मिलाकर अब अगला कदम क्या होगा, इसको रोकना नहीं है। सबसे पहले तो जो किया उसको करते रहो और इसको बेहतर बनाओ, यही सीधा सिद्धांत है। तो क्या राजनीति में अब इस सिद्धांत को लागू करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी? यानी जो किया है करते रहो का मतलब है कि अब यात्रा का अगला फेज क्या होगा, पहले ही कह दिया, आज से हाथ जोड़ो कह दिया, पूरब से पश्चिम की यात्रा कह दी है, तो ये सारी बातें तो आ ही गई स्पष्टता। अब एक और आपको जो है वो यात्रा का दौर देखने को मिलेगा अन्य राज्यों में जहां से यात्रा नहीं गुजरी। दूसरा, चुनावी राज्यों में ज्यादा ताकत के साथ में उतरेंगे। तीसरा, राहुल गांधी अपने बयानों को, अपने भाषणों को और पैना बनाएंगे, अपनी छवि को मजबूत करते रहने के लिए। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अभी एक्टिव आपने देखा, राहुल गांधी के समर्थकों को एक्टिव देखा है, अगर ये खत्म होता है तो भी एक बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के इस दौर में आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों का आप जो प्रादुर्भाव देखते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टियों ने ग्रो किया। इनके कंपैरिजन में कांग्रेस कमजोर पड़ी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ये चीजें सीखी हैं। आपने देखा बहुत सारे नेता हैं, बड़े एक्टिव हो गए, बहुत तेजी से वार पर पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस भी अब एक्टिव हो रही है, कितना एक्टिव और रह पाती है। और मूल मुद्दा तो यही है कि डिजिटली आप चाहे जितना नजदीक रह लें, जब तक जनता के बीच में नहीं है, जनता के साथ में नहीं है, जनता के मुद्दों को उनके बीच में जाकर नहीं उठा रहे, तब तक बात नहीं बनेगी। इस चीज को भी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब एक और सवाल उठ रहा है कि क्या यात्रा से कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ इजाफा होगा? क्या वोट बैंक में बदलेगी राहुल की मेहनत? क्या वोट में तब्दील होगा राहुल के साथ दिखा जनसैलाब? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी आपको अलग अलग राजनीतिक एनालिसिस मिल जाएगी। क्यों नहीं हो सकता है? या रैलियां क्यों होती हैं, चुनावी रैलियां क्यों होती हैं? चुनावी रैलियों में जो भीड़ आती है उसको अपने साथ में जोड़ने के लिए तो रैलियां की जाती हैं। रोड शोज क्यों किए जाते हैं? इसीलिए तो किए जाते हैं कि हाँ, अब जनता उस रोड शो तक तो आकर्षित है आपसे, लेकिन पूरी नीतियों से, आपके चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर या सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के तौर पर या अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको देखना चाहती नहीं देखना, या आपके चेहरे पर वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती नहीं चुनती, ये सवाल अलग हो जाता है। तो किसी रैली में उत्साह होना अलग बात होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि उन चीजों को कंटिन्यू रखा जाए या उस इमेज को बरकरार रखा जाए। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। रामचंद्र गुहा ने कांग्रेस पार्टी को कुछ सलाहें भी दी हैं। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो आपको हम बताते हैं। दरअसल वो कई किताबें लिखते रहते हैं और बीते दिनों अपनी मौलिक कृति है उनकी इंडिया आफ्टर गांधी के तीसरे संस्करण के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए गुहा ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई एक पार्टी विपक्ष को न चलाए। जिस तरह से भारत ने 1970 के दशक के अंत से 2014 तक अनुभव किया था, मैं मानता हूं कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और ये कांग्रेस के अधिक प्रतिस्पर्धी होने पर बहुत निर्भर करेगा। यानी कांग्रेस को भी अधिक प्रतिस्पर्धी होना होगा, एक तरीके की सलाह दे रहे हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि अन्य दलों के मुकाबले कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ 191 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये बात सही है, फैक्चुअली इस बात को समझिए। 191 सीटों पर लड़ने की ताकत किसी की नहीं है, अभी किसी की नहीं है, न ममता बनर्जी की, न अरविंद केजरीवाल की, न समाजवादी पार्टी की, न किसी अन्य दल की, कांग्रेस की है। तो ये कांग्रेस की ताकत को दिखाता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कई अन्य दलों से भी कांग्रेस लड़ती दिखाई दी, इसलिए कांग्रेस की स्थिति इतनी गड़बड़ा गई है। क्षत्रपों के बीच में, कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला होता। उदाहरण है गुजरात का, आम आदमी पार्टी ने एंट्री की, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बनने की तरफ वोट प्रति, उसको भी तो अपनी राजनीति चमकाना है, लेकिन किसकी कीमत पर? कांग्रेस की कीमत पर। कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और बीजेपी का क्या नुकसान हुआ? अजीब, बीजेपी का तो बड़ा फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें जबरदस्त, इतिहास में कभी नहीं आई थी, इतनी आ गई। क्यों? क्योंकि विपक्ष आपस में लड़ रहा था। अब ये स्थिति तो आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। अब इसके पहले कोई रणनीति बना पाएंगे? अगर कोई केंद्र में आ सकता है दल जिसके इर्द गिर्द कोई मोर्चा बने तो वो कांग्रेस हो। यही बात गुहा जी भी कह रहे हैं, यही बात शरद पवार कहते रहे, यही बात नीतीश कुमार ने भी कही थी हाल में। रामचंद्र गुहा दावा कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा के खिलाफ जेडीयू, आप, डीएमके, टीएमसी जैसी पार्टियों के पास कोई मौका नहीं। बात सही है, ये क्षत्रप है, अपने अपने राज्यों में है। हालांकि टीएमसी एक नया फॉर्मूला सुझाती है।
ममता बनर्जी की पार्टी कहती है अपने अपने राज्यों में लड़ो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, बाद में जब हरा दोगे बीजेपी को तो एक कोई मोर्चा बना लिया जाएगा। इस तरह के प्रयोग भी कामयाब होते नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जनता के बीच में आप बहुत गहरा मैसेज नहीं दे पाते हैं। जनता अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का एक चेहरा देखना चाहती है। मान लीजिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए उतरती, हर जगह लड़ती, तो ममता बनर्जी का चेहरा रहेगा सामने, और क्या बंगाल की जनता ये सोचेगी कि अब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा इसलिए हम वोट दे दें। बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि इंप्रेशन यही दिया जाता है, लेकिन फिर ऐसे में उनके पास विकल्प क्या रहता है? उनके पास विकल्प रहता है या तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते हैं तो बीजेपी की ताकत बढ़ती है, वहाँ भी वोट बढ़ता दिखाई देता है। मैं वामपंथी दलों को भूलना नहीं चाहूँगा, हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी उनकी वो स्थिति नहीं रही जो एक ज़माने गढ़ हुआ करता था ज्योति बसु का। हालांकि वो बीते ज़माने की बात हो गई। हम इसको और थोड़ा सा समझने के लिए कुछ अन्य उदाहरणों को भी साथ में रख सकते हैं। रामचंद्र गुहा ने ये भी कहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 191 में से 16 सीटें केवल 8% की सफलता दर के साथ जीती हैं। तो अब आप ये भी देख लीजिए, ये स्थिति जितना मैंने अभी आपको बताया है उदाहरण, उससे क्या है, 191 सीटों पर लड़े तो सही, 16 सीटें जीत रहे हो आप, वो भी 8% की सफलता दर के साथ। ये है बहुत बड़ी कमजोरी। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वही जो मैंने आपको पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझाया, या महाविकास अघाड़ी का एक प्रयोग किया जा रहा, महागठबंधन का एक प्रयोग किया जा रहा है बिहार में। लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है तो कांग्रेस के कमजोर होने से ही तो ये क्षत्रप खड़े हुए हैं, तो ये साथ में आने से घबराते हैं कि कांग्रेस को फिर मजबूत किया तो इनकी क्या स्थिति होगी। हालांकि विधानसभा की या राज्य की राजनीति अलग है, और राज्य की राजनीति में आप देख लीजिए तमिलनाडु में अभी एक ताज़ा खबर है, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में उपचुनाव को लेकर कोई समीकरण नहीं बन रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है समीकरण बन जाए। राज्य की राजनीति अलग, वहाँ बीजेपी का कोई लेना देना नहीं या बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है बीजेपी की। बीजेपी जो है वहाँ पे सहयोगी दलों के भरोसे। लेकिन आप जब उत्तर भारत में आते हैं या आप देश की लोकसभा की राजनीति में आते हैं, तब आपको अगर मंत्री पद चाहिए या केंद्र की सत्ता में आना है तो बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा। तो ये अपने अपने फायदे की भी राजनीति होती है जो सहयोगी दलों। अब क्या बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक जगह पर खड़े होंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कांग्रेस तभी मजबूत हो पाएगी जब ये सारे के सारे दल उसके साथ खड़े होते हैं। रामचंद्र गुहा बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, तमिलनाडु में डीएमके मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, जहां कांग्रेस का इन दलों के साथ गठबंधन है। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी बताई ये बात। तो गठबंधन है तो सही, लेकिन ये गठबंधन कितना खुलकर होता है, इसमें कितनी आत्मीयता के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस को स्वीकार किया जाता है, खुद कांग्रेस क्या कांग्रेस इन राज्यों में पूरी तरह से इन लोगों को ताकत देती दिखाई देगी कि चुनाव के बाद में ठीक है हम देख लेंगे और कहीं कुछ नहीं लड़ेंगे सीटों पर? ये लोग तो अपनी दावेदारी ज़्यादा बताएंगे कि कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति नहीं, एक एक सीट पर झगड़ा होता है। फिर उदाहरण महाराष्ट्र में ही सीटों का बंटवारा होगा। अभी आप देख रहे हैं विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, या बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। अब इन स्थितियों के बावजूद कांग्रेस सीटों के बंटवारे में कितनी ताल ठोक पाएगी? हाँ, ये है कि गठबंधन के इन दलों को जो क्षेत्रीय स्तर में, इनको कांग्रेस भी सपोर्ट करती दिखाई दे जहां पर, या फिर ये आपस में लड़ते दिखाई देंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए 64 वर्षीय इतिहासकार ने कहा कि कांग्रेस को प्रतिस्पर्धी बनना होगा जो केवल एक मार्च के माध्यम से नहीं हो सकता, यानी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा या कोई यात्रा निकालने से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो केवल एक मार्च के माध्यम से नहीं बल्कि वोट जीतकर खुद को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा रामचंद्र गुहा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस अहिंसा को छोड़कर सभी मुद्दों पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बातों से एक मत होते थे। उन्होंने दावा किया कि बोस अगर आज होते तो उन्हें यह जानकर शर्मिंदगी और पीड़ा होती कि उनका इस्तेमाल दोनों नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, जिसे लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल ने एक साथ मिलकर काम किया था, लेकिन आज देश में एक वर्ग द्वारा उन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बताने की कोशिश की जा रही है। ये सही बात है कि इतिहास को जब आज देखा जाता है तो उसके लिए अलग अलग नैरेटिव बना लिए जाते हैं, और इन नैरेटिव्स के आधार पर वो चीज़ें आज किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है इस पर ज़्यादा जोर है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर होती है। किसके संबंध किससे क्या थे, कौन कैसा था, क्या, ये सारी बातें अलग है। जैसे आज की जो राजनीति चल रही है, इसमें आज के नेताओं को बहुत हो सकता है आने वाले समय में अलग तरीके से पेश किया जाए, किसी को महानतम बताया जाए, किसी को सब कुछ साथ लेकर चलने वाला बताया जाए, लेकिन आज की स्थितियाँ क्या है?
वो आज के लोग जानते हैं, आज की राजनीति जानती है। अब इस इतिहास, आज वर्तमान को आगे इतिहास में कैसे आगे कैसे रखा जाएगा, जब इसको इतिहास की तरह देखा जाएगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। और यही बात है कि प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा जो हैं वो नेहरू, गांधी किस तरह से इनके बीच में सम्मान था, बोस कैसे सम्मान करते थे इन लोगों का, ये बात भी कह रहे हैं। 64 वर्षीय लेखक ने चर्चा के दौरान ये खुलासा किया कि जब बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने ब्रिगेड का नाम गांधी, नेहरू और आज़ाद चंद्रशेखर रखा। वहीं 1945 में बोस की मृत्यु के बाद गांधी ने कलकत्ता, अब कोलकाता नाम है, में अपने भाषण में उनकी देशभक्ति को सलाम किया था। गुहा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोस ने कहा था कि अगर मुझे भारत के सबसे महान व्यक्ति का साथ नहीं मिला तो मैं अध्यक्ष के रूप में आगे काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को लेकर बोस की ये सोच थी। आपको बता दें कि बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने 1939 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गुहा ने दावा किया है कि लोग जो ये दावा करते हैं कि हिंसक आंदोलन से ही भारत को स्वतंत्रता मिली है, गांधी के उन भ्रमित आलोचकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि एशिया और अफ्रीका के जिन देशों ने हिंसा के जरिए स्वतंत्रता हासिल की थी वहां आज भी तानाशाही ही है। अब आपको ये भी बता दें कि इस इतिहास को याद करने की क्या जरूरत पड़ रही है। इतिहास के झरोके में जाकर देखें तो कांग्रेस की आज जो स्थिति दिखाई देती है ये भी पहली बार नहीं है। कांग्रेस के बीच में उठापटक बहुत शुरुआत से चलती रही है। ये कांग्रेस के आज़ादी के पहले के दिनों से, कांग्रेस के गठन के बाद से लेकर ऐसा कभी नहीं है कि कांग्रेस में फूट ना हुई हो, कांग्रेस कमज़ोर ना हुई हो। बल्कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही एक दौर देखा है जब पूरी तरह से जनता ने उनको नकार दिया था, जब एक तरीके से उनका राजनीतिक करियर ख़त्म माना जा रहा था। वो लंबा दौर था, लेकिन बाद में वो बहुत ताकत के साथ में सामने आई। फिर एक दौर रहा, PV नरसिम्हा राव वाला दौर रहा, सीताराम केसरी वाला दौर रहा, गांधी परिवार एकदम अलग था। तो वो दौर जिनको याद है, जिन्होंने उसको विटनेस किया है, या फिर एक के बाद एक प्रधानमंत्री बनने का एक दौर है जिसमें हमने देखा कि HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल ये कुछ समय पर प्रधानमंत्री बनते रहते थे। तो ऐसा दौर भी देश ने देखा है। उसको बड़ा अस्थिर राजनीति कहा जाता था। लेकिन फिर उसके बाद में UPA और NDA के प्रयोग हुए, और उसके बाद में आज जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि BJP जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली पार्टी के तौर पर सबके सामने है, देश में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के तौर पर सामने है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ताकतवर चेहरा है राजनीति का। तो अब क्या इनके सामने कांग्रेस को खड़े होने के लिए कुछ और, इस इतिहास को समझते हुए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। यही रामचंद्र गुहा बता रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी और बनना पड़ेगा। राहुल गांधी 2029 आप याद रखिए, जयराम रमेश हर बार इसको कहते हैं कि 2029 तक हम अकेले लड़ने की उसमें आ जाएंगे। हालांकि इसको राजनीतिक विश्लेषक इसकी आलोचना भी करते हैं कि कोई इस तरह का बयान क्यों देगा, फिर 2024 की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बयान कुछ भी दिए जाते हों, सबके बावजूद 2024 में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करके आगे के लिए अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहेगी। और विपक्ष भी इसको कोई हल्के फुल्के मौके के तौर पर नहीं लेगा। हर मौका एक बड़ा मौका होता है। आप याद रखिए, खुद कांग्रेस की बात करें तो शशि थरूर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसा ही बयान दिया था जो प्रतिस्पर्धी बनने वाली बात कही जा रही है, वोटों में बदलाव की बात कही जाए। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ खड़े हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उनका कोई दांव नहीं चला, बहुत ताकतवर वो साबित नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद शशि थरूर जो हैं वो कई बयान देते रहे हैं। हाल में उन्होंने ये बयान भी दिया था कि किस तरीके से कांग्रेस में ये भीड़ ज़रूर चल रही है, लेकिन भीड़ को वोटों में तब्दील होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस आगे क्या काम करती है, यानी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या काम करती है, ये सारी बातें जो हैं ये शशि थरूर ने कही थी। और शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद हार गए थे और उसके बाद में वो लगातार हाशिए पर रहे। लोकसभा के सांसद हैं शशि थरूर, आगे क्या राजनीतिक भविष्य होगा देखना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की व्यापक पैमाने पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इसे वोटों में तब्दील करना अगली चुनौती है और ये स्वतः नहीं होगा। थरूर ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी को 2024 के आम चुनाव में चुनौती पेश करने के लिए अन्य दलों, विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की आवश्यकता होगी। शशि थरूर ने कहा था कि उनका स्वयं का मानना यह है कि उनका, यानी राहुल गांधी का जिस तरीके से लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है वो उनकी छवि के लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि अब इसे वोटों में बदलना अगली चुनौती है और ये स्वयं से नहीं होगा। स्वयं से नहीं होगा का मतलब है इसके लिए प्रयास करने होंगे। और रामचंद्र गुहा भी कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी होना होगा कांग्रेस को। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का, उनमें जोश भरने का कार्य किया है। इस यात्रा से खुद राहुल गांधी का भी उत्साह बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोट बैंक में राहुल गांधी की मेहनत तब्दील होगी। देखिए, यही बड़ा सवाल है और इसके लिए अभी समय है।
लेकिन ये जो दोनों साल है 2023 और 2024 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अगर इसमें अपने आप को साबित, और यहां पर साबित करना बहुत मुश्किल नहीं है, राज्यों में भी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है जहां पर इस बार विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो सरकार चला रही है कांग्रेस, मध्य प्रदेश में सरकार चला ही ली थी लगभग, थोड़ी बहुत तो चलाई है इस बार। तो इन 3 राज्यों में फिर से चुनाव, कर्नाटक में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है। हिमाचल के नतीजों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खारिज कर दिया गया हो आपको। गुजरात ने जरूर निराश किया, लेकिन गुजरात है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक अलग छवि है। गुजरात उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहाँ कमजोर, और आम आदमी पार्टी का फैक्टर था। तो ये आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल, इनका तो फैक्टर हर जगह पर आएगा। दक्षिण की राजनीति हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आप कहीं चले जाइए, यूपी हो, बिहार हो, कहीं चले जाइए, यहाँ पर अगर समीकरण नहीं बना तो ये आपस में लड़ते रह जाएंगे। सारे प्रयोग करके देख लिए हैं उत्तर प्रदेश में, और आप देखिए कि बीजेपी को इससे ताकत मिलती है, विपक्षी दल जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जो रामचंद्र गुहा सलाह दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। कांग्रेस को अपने आप को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, ताकतवर पहले से दिखाना होगा, और बाद वाला फॉर्मूला जो टीएमसी सुझाती है वो भी बहुत काम का नहीं लगता है, क्योंकि जनता जो है लोकसभा चुनाव सिर्फ अंदरूनी क्या बातचीत चल रही है, कौन किसको अपरोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है या बाद में चेहरा तय हो जाएगा, इस अंदेशे और इन आशंकाओं के बीच जनता वोट नहीं करती है। सभी जानते हैं जनता एक स्पष्ट चेहरा देखती है। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखा, मोदी जी के चेहरे को जिस तरीके से बड़ा व्यापक पैमाने पर रखा गया बीजेपी की तरफ, राज्यों का चुनाव हो, कोई चुनाव हो, भले कितनी आलोचना कर ले मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो भी जानते हैं चेहरा चेहरा होता है। इंदिरा गांधी जी का भी चेहरा था। इसी तरह से कांग्रेस में अब राहुल गांधी हैं, एक उम्मीद की किरण प्रियंका गांधी हैं। तो देखना होगा कि ये चेहरे क्या इतने मजबूत हो पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो पाए। निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी है 2 बार की, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो आपको जवाब देने पड़ते हैं। कांग्रेस जब सत्ता पक्ष में थी तो खूब जवाब दिए और बीजेपी के पास में बड़े मौके थे, लेकिन 5 साल बीत गया, उसमें कई नैरेटिव रहे। अब इसमें 370 है, राम मंदिर है, ये सारे काम करें बीजेपी ने। तो 10 साल का जो समय बीता है उसमें बीजेपी ने कई सारी जो बातें कही थी उनको करके भी दिखाया। बहुत सारे वादे हैं जिनको लेकर, अब महंगाई है, बेरोजगारी है, इनको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है, मुद्दा उठा रही है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस इन चीज़ों को रख पाएगी कि विपक्ष की भूमिका में वो प्रतिस्पर्धी या ताकतवर स्थिति में दिखाई देगी, ये भी गुहा साहब कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में आई भीड़ वोटों में तब्दील होगी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस कितनी प्रतिस्पर्धी बन पाती है बीजेपी के सामने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक